कश्मीर फाइल्स मूवी के आने के बाद से लगातार कश्मीरी पंडितों की बातचीत हो रही है। खास करके अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 30 सालों में जिस तरीके से वहाँ की स्थितियाँ रही हैं, लगातार कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, मंदिर टूटे, बहुत सारे मुद्दे वहाँ से निकल कर के सामने आए। लेकिन अब इस मूवी के आने के बाद से कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक चर्चा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, राज्यसभा सांसद हैं। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की अगर बात करें तो लगातार वो उनके मुद्दों की बात करते रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल यही है कि आप 2 तारीख को खुद वहाँ पे जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। सर, क्या कार्यक्रम है सर वो? जो जहाँ तक कार्यक्रम है वो ये है कि पहले तो कश्मीरी पंडितों के दृष्टि से 2 तारीख एक नववर्ष का मनाया जाता है। दुर्गा मंदिर है एक पहाड़ के ऊपर, जो आदि शंकरा खुद गए और उन्होंने स्थापित की थी। तो उसमें जाकर पूजा करना वो एक परंपरा है। पिछले 30 साल से ये त्यौहार के रूप में कभी माना नहीं गया, क्योंकि जो भी आतंक थी वहाँ, उस कारण से अब धीरे धीरे जो हमारी सरकार ने जो कश्मीर और लद्दाख और जम्मू की जो रूपरेखा बदली, उसके बाद और 370 हटाया, उसके बाद एक माहौल बदलने लगा है। तो ये सारे कश्मीरी पंडितों ने जो भी मेरे संपर्क में रहे हैं, और मैं तो इसको बहुत पहले से 1977 से मैं इसको उठा रहा था पार्लियामेंट में। और 370 जो है वो तो एक अस्थाई एक संशोधन था हमारी संविधान में, लेकिन हर सरकार उसको खींचते गई। तो हम 1977 में ही जून 26 तारीख 1977 में लोकसभा में मैंने ये सवाल उठाया कि इसको कब हटाया जाएगा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, वो उस पर बोले। उनको नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि ये अंदरूनी मामला था, फिर भी वो बोले। और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको जब तक कश्मीरी जो पब्लिक है वो नहीं मानेगी तब तक हम नहीं करेंगे। तो हम उस समय थोड़े निराश हुए। बाद में ये जो घटना हुई कि पंडितों को नरसिंहार के रूप में उनके ऊपर आक्रमण किया गया और 4 लाख 5 लाख लोग अपना घर छोड़कर भागना पड़ा प्रदेश से। तो अब माहौल बदलने के कारण आज हम लोग के पास कश्मीरी पंडित आए कि आप आएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको सब जानते हैं कि अब कल के नहीं है, आज के नहीं है, कोई सिनेमा चल गई उसके लिए है, और वो भी नहीं। तो उसीलिए मुझे बुलाया है भाषण देने के लिए, और मैं उसमें जाऊंगा। और शंकराचार्य के जो मंदिर है उसके जितना निकट जा सकूंगा जाकर पूजा करके आऊँगा। सर, एक सवाल हमेशा उठता रहा है, और अब तो जो लोग कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं भी जानते थे वो बातें कर रहे हैं, चाहे जिस प्रकार की भी बात हो, जिस तरीके की वहाँ स्थितियाँ घाटी में रहीं, और आपने जिस समय इस बात को कहा था उसको लेकर के भी बड़ा विरोध के सुर भी उत्पन्न हुए थे जगह जगह से। क्या कश्मीरी पंडित घाटी में आज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है? क्योंकि आपसे तो मिलता है, बात होती है। 370 के बाद बदलाव आप देख रहे हैं घाटी में? नहीं, मैं कश्मीरी पंडित उस समय वापस जानी चाहिए जब हमारे जो रिटायर होकर जो मिलिट्री में यानी लाखों में संख्या है, उनमें से जो आज भी युद्ध कर सकते हैं, जो 50 साल 55 साल के लोग हैं जो रिटायर हुए, वो उनके परिवार सहित को जाकर कश्मीर में बसना चाहिए। और कश्मीर का पंडित जहाँ भी जिनकी कॉलोनी में वो ठहरेंगे वहाँ इनको रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए मिलिट्री की ज़रूरत नहीं है, मिलिट्री सीमा देख लें, परंतु अंदर जो है
इसके लिए हमारी इंटरनल अभी तो प्रेसिडेंट्स रूल भी है, तो हम ये आसानी से कर सकते हैं। ये होगा तो कश्मीरी पंडित वापस जा सकते हैं, और जाना तो है ही, क्योंकि कश्मीरी पंडित पहले थे, बाद में आए मुसलमान और जो भी हैं, तो कश्मीरी पंडित और सिख दोनों के साथ बड़ी दुर्व्यवहार हुई है, नरसंहार हुई है, और इसीलिए उनको वापस लाने के लिए पहले हौसला बढ़ानी है। तो जो लोग बचपन से जो पैदा हुए दिल्ली में, वो नरसंहार के से भाग के आने वाले लोग, उनके परिवार में जो बच्चा पैदा हुए, आज उनको एक मौका मिल रहा है देखने के लिए, तो उस दृष्टि से हम इस त्यौहार को कर रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए। इस त्यौहार का उपयोग मैं पढ़ रहा था, क्योंकि अगर हम बात करें नौरोज़ नाम से वो इसको मनाते हैं नए साल को, और इस बार क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उनको संबोधित करने वाले हैं 3 तारीख को, ये जो पूरा कार्यक्रम है इसको काफ़ी भव्य तरीके से किया जा रहा है। कुछ लोग इसको पॉलिटिकल स्टैंड मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे प्लान कर रही है। देखिए, चुनाव कब नहीं होता है बताइए। आज नहीं है तो फिर कल लोकसभा आएगी, इस तरीके से तो चलते रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि लोग भी बड़े होशियार हैं, वो आसानी से चुनाव है इसीलिए हम कर रहे हैं, इसमें वो नहीं जाएंगे। वो ये देखेंगे कि कौन है जो सदा के लिए हमारे साथ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो शुरू से साथ में रही है। अब जनसंघ ना करे या बीजेपी ना करे, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो सब, और मैं भी शुरू से इसका स्टैंड लेते रहा हूँ। और मेरी आलोचना सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान में मेरा हुआ है। इमरान खान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मेरी बुराई की, और उसी समय मैंने कहा कि तुम्हारा भी टाइम लग गया, तुम जाने वाले हो। अब वही हो रहा है। कल तो उसकी मेजॉरिटी चलेगी, आज पल उसको इस्तीफ़ा देकर जाना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि कश्मीरी पंडित पहले थे। ऋषि काश्यप ने कश्मीर को दल से पानी से ऊपर उठाई, दल लेक की। तो अब बाद में आने लोग कहें कि कश्मीरी पंडित कोई नहीं है, ये तो बड़ा विचित्र है। मैं तो कहता हूँ कि इज़राइल 2000 साल के लिए गायब थी, पर वो युद्ध के महायुद्ध, दूसरी महायुद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि उनका ये घर था और इसीलिए इनको दोबारा ये घर मिलेगा। तो दुनिया भर से जो यहूदी थे या जूस थे वो सब आए और इज़राइल में बसे। तो दुनिया में कई जगहों में ऐसी होती है जो एक अन्याय होता है। यहाँ तो अन्याय यानी लगभग 30 साल के पहले से बहुत होते रही है, परंतु अब हमारी सरकार बीजेपी एक राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रवादी पार्टी है, और इसमें इसकी समर्थन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो शुरू से राष्ट्रहित में और राष्ट्रवाद पर यानी पूरा आंदोलन करते आई है। जब हमारी सरकार भी नहीं थी तब भी वो अग्रसर थे। तो ऐसे समय पर हम शुरुआत करने चाहते हैं और नववर्ष सबसे उपयुक्त है, इसीलिए किया। एक सवाल ये भी है सर, मैं कहीं पढ़ रहा था, कहा गया कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला को भी आमंत्रित किया गया। हाँ, मैं तो कहता हूँ फारूक अब्दुल्ला आने के लिए तैयार हैं, तो मैं तो स्वागत करूँगा। लेकिन सर कश्मीरी पंडित क्या नाराज़ नहीं होंगे फारूक अब्दुल्ला आ रहे हैं? मैंने ये सुझाव शुरू में नहीं किया। कश्मीरी पंडितों ने मुझसे पूछा उनको बुला सकते हैं, मैंने कहा हाँ उसको बुलाओ, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हाँ, मैंने तो जब मैं चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो तब सैफुद्दीन सोज की बेटी, जो समय वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थी, उसके बेटी को अपहरण कर लिया था JKLF ने। एक आदमी भी छोड़े बिना हमने उस लड़की को वापस करवाया। हाँ, तो हम लोगों को पता है कि यानी हमारी जो दिलचस्पी है, मैं खुद अपने को कश्मीरी एक प्रकार से मानता हूँ क्योंकि मेरा गोत्र काश्यप है।
तो काश्यप ही ऋषि ने ही तो कश्मीर पैदा की, तो हम दक्षिण चले गए तो क्या है, हमारी हिमालय से हमारी हिंदू सागर तक तो हमारी हिंदुस्तान बनती है। तो इसलिए इसको एक मान करके हम कर रहे हैं। सर एक और सवाल है, खास करके अगर मैं बात करूं 1951 के जनगणना की बात करें तो अगर उन आंकड़ों पे हम गौर करें तो जो मुस्लिम आबादी है वो 5% बढ़ी है। इसे आप अपनी किस नज़रिए से देखते हैं, क्यों क्या हिंदुओं की 5% आबादी घट गई? नहीं, बढ़ी है तो बढ़ने दो भाई, ये हमारी देश तो एक लोकतंत्री देश है। लोगों को अपने आप समझ में नहीं आनी चाहिए कि भाई अब ज़्यादा बच्चा पैदा हो गए तो उनका पढ़ाई कैसे करोगे, उनकी जो व्यवस्था करनी है, कभी विदेश भेजना है पढ़ाई के लिए, ये सब जब तो छोटा परिवार रखना अच्छा है ऐसा हम मानते हैं। तो अब वो बढ़ गई तो हम उसका आपत्ति तो नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे देश में कहीं मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएं एक जगह में, तो उससे हमें कोई खतरा नहीं है। हाँ, ये देश एक प्राचीन काल से हिंदू देश रही है और आज भी हम 80% हैं। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अश्वनी जी उन्होंने एक याचिका दायर की थी 10 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक करने की जो याचिका थी, उस पर केंद्र ने भी कहा कि राज्य उसको कर सकता है अगर उनको लगता है। नहीं, जहाँ अभी तक तो अल्पमत को हम राष्ट्रीय दृष्टि से देखते थे। अब कोर्ट कहे कि नहीं, संविधान के अनुसार ये प्रांतीय हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है उनको अल्पसंख्यक की जो सुविधा है वो मिलनी चाहिए। एक सवाल और, क्योंकि अगर राज्यसभा की बात करें, आपके कार्यकाल के हम आखिरी दिनों में बातचीत कर रहे हैं सर, किस तरीके का आपका कार्यकाल रहा? क्या आप अपने कार्यकाल से खुश हैं? आपने कुछ किया, आपको कुछ एक ऐसी बात जो कहना चाहें, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अपने जो काम है वो करते दिखते भी हैं और ज़मीन पर उसका असर भी होता है। आपको क्या लगता है सर, आप सफल हो पाए? देखिए, सफल न विफल का तो सवाल नहीं है, और ये मेरी पहली राज्यसभा नहीं है। 6 बार मैं पार्लियामेंट चुनकर गया हूँ, उसमें 3 लोकसभा के थे और 3 राज्यसभा के थे। और राज्यसभा में आज हम इतने वरिष्ठ हो गए क्योंकि बहुत कम लोग हैं आज भी गिनती में। जो हमारे उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, उन्होंने में गिनती में हमारी बताई कि हम उनमें से लोग हैं, उन लोगों में से जो कम से कम 3 बार राज्यसभाएँ हैं। मैं तो 6 बार पार्लियामेंट गया हूँ। और आप देखोगे तो पार्लियामेंट में से के अतिरिक्त हम जो बाहर भी करते आए हैं वो भी महत्वपूर्ण है। राम मंदिर है, राम सेतु है, मंदिरों को छुड़वाने की बात थी। हमने तमिलनाडु में ऐसा एक शानदार ऑर्डर दिया कि आगे से कोई सरकार मंदिरों को हड़प नहीं कर सकती। इसीलिए उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के अनुमति के साथ वहाँ उन्होंने सारी मंदिरों को राष्ट्रीयकरण कर लिया था, अपने प्रांतीय सरकार के हाथ में ले लिया था। तो आखिर में छोड़ना पड़ा क्योंकि हम कोर्ट में गए थे। मंदिरों की आज़ादी से जुड़ा काफ़ी रहा है। हाँ, तो इसीलिए इस बार मैं ज़्यादातर पिछले 20 साल से मैं ज़्यादातर फोकस हमारी अर्थशास्त्र की जो ज्ञान है उसको अपने ज़्यादा कम उपयोग नहीं किया, क्योंकि जब हमारी सरकार बनी तो मोदी ने कहा कि मैं विकास करने चाहता हूँ, तो मैंने इसमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए। कहीं गलत हैं तो बताते, हमने वो भी बता दिया था उनको कई बार, उनके आंकड़े भी गलत थे ये भी बता दिया मैंने। तलखियाँ हुई हो इस चीज़ों से? नहीं, देखिए, जहाँ एक लोकतंत्र में किसी पार्टी में सिद्धांत के बारे विवाद हो तो वो तो अनुशासन हो ही नहीं सकता, यानी अनुशासनहीनता नहीं हो सकती है। और हमारी पार्टी में बहस करना तो बहुत शुरू से चल रही है
कि हिंदू राष्ट्र होने से किस प्रकार से होनी चाहिए, हिंदुत्व होना चाहिए तो उसकी रूपरेखा क्या है, और उसमें बहस चलती है। और जो सारे परिवार संगठन हैं आरएसएस के नेतृत्व में, वो सारे अपने अपने राय रखते रहते हैं। स्वदेशी जागरण मन कभी कभी बड़ी तीखा टिप्पणी देती है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी पर। तो मैं नहीं मानता हूँ, ज़रूर चमचे लोग हैं जो किसी न किसी से तरीके से यानी एक विवाद को आगे ले जा करके उसको एक अनुशासन का हीनता का जो एक सवाल बनानी चाहते हैं, वो तो चलता है। वो हम कहाँ रोक सकते हैं? ये तो हमारे देश आज लोकतंत्री देश होने के कारण लोग कुछ ना भी झूठ बोल सकते हैं, बोलें। और तो मैं तो शुरू में जब राजनीति में आया था 1970 में, तब मैं जनसंघ में शामिल हुआ। वहाँ जनसंघ का कोई भविष्य नहीं दिख रहा था, और 71 में हम पिट गए। तो ऐसा लग रहा था कि अब नेहरू परिवार 100 साल के लिए राज करेगा। इमरजेंसी में भी ऐसा लगा, इमरजेंसी में भी हमने हमारी एक भूमिका है जो कोई भूलता नहीं है। हमने इंदिरा गांधी को ऐसा डरा दिया कि उसने चुनाव ही करा दिया। तो मुझे तो आज मेरी टर्म ख़त्म हो रही है, दोबारा आने के लिए कोई बाधा तो नहीं है, कोई रूल नहीं है कि हम इतने बार ही पार्लियामेंट जा सकते हैं। सर, एक और सवाल है, मथुरा पर बात होते रहती है, क्योंकि हम बात करते हैं अक्सर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की, तो मंदिरों को ज़रूर देखते हैं। काशी में हमने देखा कि मंदिर की अभी भी चल रही बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे किस तरीके से आप लोगों के बीच में कनेक्ट रहेंगे, लोग अगर जानना चाहें? देखिए, कोरोना के कारण सब रुक गया, नहीं तो काशी विश्वनाथ के लिए एक साधु संघ सम्मेलन हुआ था, उसमें मुझे उन्होंने सेनापति चुना, उसका अध्यक्ष बनाया, और मैं शुरू करते ही हो गया। अब हमने हमारी नरसिम्हा राव काल में एक एक्ट पास हुई थी संविधान में, वो था कि राम मंदिर को छोड़कर किसी और मस्जिद मंदिर इसको बदल नहीं सकते जो 1947 में उपस्थित थी। उसको रद्द करने के लिए मैंने पिटीशन फाइल की, सुप्रीम कोर्ट में आज भी पड़ा हुआ है। तो काशी विश्वनाथ के को तोड़कर मस्जिद बनी है, ये तो औरंगज़ेब की अल्फनामा या जो भी कहते हैं फतवा या फरमान, उसमें लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहाँ जाकर देख भी सकते हैं, नंदी आज भी बैठा है इंतज़ार में। तो हाँ, खास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के सबसे फायर ब्रांड नेता बन के वहाँ से उभरे, और इस बार का चुनाव मैं कहूँगा हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी लड़ रही थी, और जो जीत हुई है, योगी आदित्यनाथ की भूमिका को अगर हम देखें तो क्या आप मानते हैं कि अगले 5 साल बाद आपकी पार्टी में योगी और मोदी, जो आज प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका है, योगी जी नज़र आने वाले हैं? आपके दोस्त भी हैं वो। आदित्यनाथ को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ, इनका गुरु भी जानता था। मैं वहाँ गोरखपुर में जाकर उनके आश्रम में, उनके मंदिर में ठहरता था, गोरखनाथ मंदिर में। नानाजी देशमुख ने मेरा परिचय कराया था। और आदित्यनाथ के कई यानी 10 साल पहले जो भी उन्होंने आम सभाएं की थी, उसमें मैं गया भी था। और जब यहाँ वो चुनकर आए तो यहाँ भी हम मिलते थे, कई वो नॉर्थ एवेन्यू में रहते थे उस समय, और कभी कभी दुखी भी होते थे, तब हम जाकर उनको समझाते थे, भाई ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे जाते रहती है, अब राजनीति में जानते नहीं हैं। तो मुझे तो बहुत हर्ष है कि आदित्यनाथ जैसे, जिसको और कुछ चाहिए नहीं, देश में साधु है, सन्यासी है, पक्का है, ज्ञानी है, और वो उसने, लोग कितने भी को आलोचना करें पर एक बात पर कोई भी इनकार नहीं कर सकता, गुंडे बदमाशों को उसने जगह दिखा दिया। ये तो पहली कदम है। अब आगे अब और 5 साल मिल गई है, तो
परंतु ये भी हमें जानना चाहिए कि इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक थे उनको छूट दिया गया कि भाई तुम चुनाव में भाग लेना तो जाकर काम कर सकते हो। तो पोलिंग बूथ में जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन की संघ के स्वयंसेवकों ने, उससे बहुत लाभ हुआ। और मैं समझता हूँ कि जो कॉन्फिडेंस या जो आत्मविश्वास आई आदित्यनाथ पर हम जीतेंगे, जब सारे अखबार वाले उल्टा कह रहे थे या हवा ऐसी थी, तो वो कारण है कि ये जो संगठन बनाई, जिस संगठन में बूथ में हर जगह में उपस्थित होना, ये किसी पार्टी के पास नहीं था। सब किराए में लेते थे लोगों को, हमारे तो लगन से लोग बैठे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।